किसी के ऊपर भी एरो मार दो, एरो लगा दो तो वो वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल होता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कंफर्म एक हेड होना चाहिए और दूसरा टेल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, या टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 3 4 5 6, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ वेक्टर है जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं। नंबरिंग से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी 1 बोलो किसी को भी 2 बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला टर्म जो स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो स्टार्ट करेंगे इक्वल वेक्टर से। इक्वल वेक्टर, बहुत सारे तो नाम से ही पता चल जाते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। अब वेक्टर का मतलब क्या, कौन बताएगा? कोई भी क्वांटिटी वेक्टर बोलते हैं, इसका मतलब किस चीजों की बात होती है? जल्दी। डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी पे जब आते हैं ना बच्चे, तो वेक्टर क्वांटिटी पे आते हैं तब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। अभी तो हम वेक्टर ही डिफाइन कर रहे हैं। सो दो चीजों की बात करेंगे, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब सोचो कि अगर इक्वल वेक्टर को डिफाइन करना है तो दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम हो तभी उसको क्या बोल सकते हैं हम? इक्वल वेक्टर। तो बहुत सिंपल है, चेक कर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, मैं डेफिनेशन लिखते जाऊं क्या बच्चे? बोलो। यस सर। मेरे से लिखवाओगे? अच्छा एक काम करोगे, मेरे पास नोट्स है पिछले ईयर का, किसी बच्ची का लिखा हुआ है, उसको भेज दूंगा तो चलेगा क्या डेफिनेशन वाला पार्ट? यस सर। पक्का? हाँ तो ठीक है, अब इस एक्सप्लेन करता हूं सब कुछ। डेफिनेशन वाला पार्ट जो स्टेटमेंट वाला है ना, उसको लिखने में, बोलने में जल्दी जल्दी होता है, लिखने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए अच्छे से देखते हैं, देख के समझते हुए चलते हैं, ठीक है? और मैं अभी क्लास खत्म होगा भेज दूंगा, मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। सो चलो, इक्वल वेक्टर मतलब क्या? दो वेक्टर मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स कब? when both have equal magnitude and equal direction, both have same magnitude और equal magnitude and same direction, मतलब magnitude and direction दोनों के दोनों क्या होना चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर। क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? तो देखो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहां पे दो फोर्स लेते हैं, ध्यान से देखना। एक ले लिया F1 और दूसरा लिया F2, एक लिया F1 दूसरा लिया F2। F1 का जो मैग्नीट्यूड है ना, देखो बच्चे, F1 का मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन और F2 का मैग्नीट्यूड भी है 5 न्यूटन। ध्यान से देखना, F1 का मैग्नीट्यूड 5 है और F2 का भी मैग्नीट्यूड 5 है। दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये F1 है और ये F2 है। अगेन F1 की वैल्यू जो है बच्चे, F1 की वैल्यू है 5 न्यूटन और F2 की वैल्यू है 5 न्यूटन, सही है? अब ये बताओ दोनों में से किस केस में ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं? जल्दी बोलो। ठीक है, फर्स्ट केस में पता चला कि इक्वल वेक्टर इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और देखो दोनों का एरो भी क्या है? सेम है। दोनों का अगर एरो सेम है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? इक्वल वेक्टर का। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है बताना? डायरेक्शन अलग है। हाँ, इसमें क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखो। ये ऐसे, ये F1 है, F1 की वैल्यू 5 न्यूटन है और F2 की वैल्यू 5 न्यूटन है, क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं सर। क्यों? डायरेक्शन अलग है। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? फिर से डिफरेंट है, इसका मतलब इसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है? सो इक्वल वेक्टर जब भी बोलेंगे माइंड में क्या आएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी उसको क्या बोल सकते हैं हम? इक्वल वेक्टर। डाउट है बच्चे? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, सेकंड आते हैं कोलिनियर वेक्टर। सेकंड आते हैं कोलिनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर। अच्छा को मतलब क्या होता है? यहाँ पे को का मतलब क्या है? सब। पता है मूवी में जब भी बनता है ना, कोई मूवी बनता है तो एक्टर जो रहता है अपने एक्ट्रेस को बोलते हैं को एक्टर। ऐसा ही होता है ना, ऐसे यूज करते हैं कि मैं मींस लाइक किसको ले लेते हैं, वरुण धवन को ले लेते हैं। हाँ, किसी के साथ किसी एक्टर किसी लेडी के साथ जब एक ही मूवी में काम वो करते हैं तो बोलते हैं ये हमारे को एक्टर हैं। इसका मतलब क्या कि दोनों के दोनों ना सेम मूवी में काम कर रहे हैं। जहां को लग जाता है ना वो सेम चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों के दोनों सेम मूवी में काम करते हैं, इसीलिए वहां पे को एक्टर बोलते हैं। सो यहाँ पे को लीनियर, को मतलब लग रहा है कि कुछ जो भी होगा ना वो सेम सेम जैसा कुछ होना चाहिए। अब ये बताओ कि लीनियर का मतलब क्या होता है, जल्दी। पावर में 1। पावर में 1, ठीक है, पावर में 1 सही है। अच्छा एक्स एक्सिस पता है बच्चे, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। Yes, sir. इसी को लीनियर एक्सिस बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं? ये लीनियर एक्सिस है। इसको भी बोल सकते हैं, ये वाई एक्सिस है ना, ये लीनियर एक्सिस है। इसको ये जेड एक्सिस सामने आता है ना। सो एग्जैक्टली लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। याद रखना, लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चे? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। सो कोलिनियर मतलब कुछ ऐसा पता चल रहा है कि सेम सेम कुछ चीजों, मतलब सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम तो नहीं हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो गया तब उसको क्या बोलेंगे? फिर इक्वल वेक्टर, फिर कोलिनियर की बात नहीं करेंगे। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ they lie along a same line, if they lie along the same line. For example, ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर A है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर एक B है और ये वेक्टर है एक C। अब देखो कोलिनियर का मतलब, लीनियर मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास पूरे हमारे लाइफ में, मतलब डेली लाइफ की जो बात करते हैं ना, उसमें 3 एक्सिस होता है। अभी जहां पे भी जिस घर में हो ना वो पूरा का पूरा घर ना 3D में है, मतलब वहां पे 3 एक्सिस है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं जिस घर में हूं, ये बोर्ड को ही ले लो, एक एक्सिस ये सीधा जा रहा है, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया। एक एक्सिस ये ऊपर जा रहा है, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। और जो सामने आ रहा है उसको क्या बोलेंगे बच्चे? जेड एक्सिस। हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, तो घर में देखो, घर में 3 एक्सिस दिख रहे होंगे, एक इधर दिख रहा होगा, एक सामने दिख रहा होगा और एक ऊपर दिख रहा होगा। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। सो एक्स एक्सिस को ये लीनियर एक्सिस है, वाई एक्सिस भी क्या है? लीनियर एक्सिस है, और जेड एक्सिस भी क्या है? लीनियर एक्सिस है। अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर किसी एक एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक लीनियर एक्सिस के अलोंग है, अगर 10 वेक्टर है हमारे पास और 10 के 10 एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो सबको बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। अगर 10 वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो अगेन उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। एंड 10 के 10 अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तभी भी क्या बोलेंगे उसको? कोलिनियर वेक्टर। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हमें कोई लेना देना नहीं डायरेक्शन कैसा है। देखो ध्यान से सुनो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, सब के सब सेम लाइन के अलोंग होना चाहिए। अगर सेम लाइन के अलोंग हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। को मतलब सेम, मतलब जितने हैं सब किसके अलोंग होना चाहिए? सेम लाइन के अलोंग होना चाहिए। सो उसको क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर्स। तो चेक करो ए बी सी, क्या तीनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं नहीं नहीं। क्या तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है? देखो तो नहीं। इसका मतलब ना मैग्नीट्यूड सेम है ना ही डायरेक्शन सेम है। लेकिन क्या देखो, तीनों के तीनों एक्स एक्सिस के अलोंग है। आंसर है हाँ। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस की बात नहीं, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस होता है, ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस होता है। अब बाद में हम इसको पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्स बोलते हैं, लेकिन है तो पूरा एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमने देखा कि ये तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं
भले इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, भले इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों एक ही लाइन के अलोंग है, तीनों के तीनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक ही लाइन पे है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, कोई भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ले लो, यहां पे ये तीन वेक्टर ले लेते हैं, ये तीन वेक्टर, ये ले लिया वेक्टर ए, ये ले लिया वेक्टर बी और ये ले लिया वेक्टर सी। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तीनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, बट स्टिल तीनों के तीनों कौन से एक्सिस के अलोंग है, देखो तो y। इसका मतलब देखो एक ही लाइन के अलोंग है ना, सबके सब क्या है, एक ही लाइन के अलोंग है। इसका मतलब दैट वेक्टर्स, ये पूरे के पूरे वेक्टर्स को ना हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया था, कोलिनियर वेक्टर्स। यहां पे कोलिनियर वेक्टर्स ये भी हो गए और ये सब भी क्या हो गए बच्चे, कोलिनियर वेक्टर्स। किसी को डाउट है बच्चे, जल्दी बोलो। सो कोलिनियर जब भी बात आएगी तो को मतलब क्या, सेम सेम, और लिनियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को। तो सेम लाइन के अलोंग होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है बच्चे, रब करूं मैं, जल्दी बोलो, रब करूं। हाँ, अच्छा यहीं पे जगह है मेरे पास। ये कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं ना बच्चे, ये कोलिनियर वेक्टर दो टाइप के होते हैं। ये कोलिनियर वेक्टर दो टाइप के होते हैं, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर। दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं बच्चे ए और बी, मैं नाम दे देता हूं, हाँ, ए एंड बी। एक को बोल दिया गया पैरेलल वेक्टर, एक को बोल दिया गया पैरेलल वेक्टर और दूसरे को बोल दिया गया एंटी पैरेलल वेक्टर। ये पता चला कि कोलिनियर वेक्टर कितने टाइप के हो गए बच्चे, दो टाइप के। एक का नाम क्या दे दिया गया, पैरेलल वेक्टर, और दूसरे का नाम दे दिया एंटी पैरेलल वेक्टर। क्वेश्चन है कि ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल तो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दो टाइप के हैं, बट क्या वो कोलिनियर वाले वर्ड को मेंटेन रख पाएगा क्या। मतलब एक चीज तो फिक्स है, लाइन सेम होना चाहिए, सब के सब सेम लाइन में होंगे तभी कोलिनियर बोलेंगे। अब वो कोलिनियर वेक्टर हमने दो टाइप का बता दिया, एक होता है पैरेलल वेक्टर, दूसरा एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हुआ, ये वेक्टर ले लिया ए और ये वेक्टर ले लिया बी, देखो दो वेक्टर का डायरेक्शन यहां पे सेम है कि अलग अलग है, देखो तो जल्दी। यस सर। दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, ऊपर वाले में देखो और नीचे वाले में भी देखो, दोनों में देखो जल्दी। फर्स्ट में सेम और दूसरे में अलग है, लेकिन देखो ध्यान से, क्या दोनों के दोनों कोलिनियर है? यस। आंसर है हाँ, दोनों केस में कोलिनियर तो है, मतलब दोनों के दोनों एक ही लाइन पे है। अगर एक्स एक्सिस के लोग ये दिख रहा है तो ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है तो ये भी दिख रहा है। बट पैरेलल तब होगा, पैरेलल को कैसे डिफाइन करेंगे, द कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब पहले कोलिनियर होना चाहिए, बाद में कुछ और बात करेंगे। व्हिच हैज सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल वेक्टर। मतलब अगेन इसको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो, आंसर सेम हो गया तो इक्वल वेक्टर बोलेंगे, फिर उसको पैरेलल क्यों बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे बच्चे पैरेलल वेक्टर तब जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम, उसका मैग्नीट्यूड अलग हो और डायरेक्शन दोनों का सेम हो, तो उस टाइम में इस वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। और अगर उन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन उल्टा हो, एग्जैक्टली उल्टा, मतलब एक अगर x के अलोंग है तो दूसरा -x, बट होना तो x के अलोंग ही चाहिए, क्योंकि दोनों अगर x के अलोंग नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं होगा, और जब कोलिनियर नहीं होगा तो कहेगा फिर पैरेलल और एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल यहां पे दो वेक्टर ले लिया, एक a और दूसरा b। अब डायरेक्शन ये सब बाद में बात करोगे, पहले तो दोनों एक लाइन में लाई करना चाहिए ना, तो दोनों एक लाइन में लाई किए ही नहीं, इसका मतलब कोलिनियर ही नहीं हुआ। और जब कोलिनियर नहीं हुआ तो ना ही हम पैरेलल चेक करेंगे और ना ही हम एंटी पैरेलल चेक करेंगे, बिकॉज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर द टाइप्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स।
सो क्या पता चला, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर, और एग्जैक्टली उल्टा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। किसी को डाउट है बच्चे, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है बच्चे? नो सर। पक्का? जल्दी, किसी को डाउट नहीं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ बोलो। सर आपने राइट साइड में जो फर्स्ट वाला डायग्राम बनाया है ना, हाँ इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल को? इसको राइट साइड में। राइट साइड में इसको, हाँ सर। ये पैरेलल एंटी तीन तीन बना दिया ना पगले, इसीलिए हम इसको एक ही नाम मैंने दिया, उसका नाम क्या रखा है, कोलिनियर वेक्टर्स। उसमें ध्यान से देखो, ए और बी कैसे रीड करेंगे, ए और बी पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स है, बी और सी, बी और सी या ए एंड सी एंटी पैरेलल है, मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे, तीनों को एक साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है तीनों। हाँ बोलो। अगर चार वेक्टर होते हैं तो कोई बात नहीं, दो इस तरह का दो उस तरह। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चार अगर हो जाते चल चौथा कर देते हैं, यहाँ पे ना चौथा ही ऐसे बना देते हैं, ये डी ले लेते हैं, तो इसमें ये पता चला कि सी और डी आपस में पैरेलल है, ए और बी क्या है, आपस में पैरेलल है, ए के साथ सी, ए के साथ डी एंटी पैरेलल है, बी के साथ सी एंड बी के साथ डी क्या है, एंटी पैरेलल, ठीक है। अरे बोलो भाई, पक्का गड़बड़ नहीं करोगे ना? हाँ गड़बड़ नहीं करना। पैरेलल मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, कोई लेना देना नहीं है मैग्नीट्यूड कैसा है, और एंटी पैरेलल मतलब एंटी नाम से ही पता चल रहा उल्टा है, तो एक इधर है तो दूसरा क्या है, इधर है, मतलब डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है बच्चे? यस सर। आप थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज करने वाले। हाँ बोलो। सर अगर एंटी पैरेलल में हाँ बोलो। मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो? एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो कोई बात नहीं, वहां पे नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा फिर। चलो इसके बाद वाला टर्म वही है। सो चौथा जो पॉइंट है उसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। जैसा बच्ची ने बोला नेगेटिव वेक्टर देखते हैं। सो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, ये एक्स एक्सिस तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस में क्या डिफरेंस है? साइन का। साइन का मतलब डायरेक्शन का। साइन मतलब अरे डायरेक्शन का, एक इधर होता है दूसरा इधर होता है, मतलब ये इधर है और ये इधर है, सही है। अब सोचो, ध्यान से सुनना, यहां से किसी डिस्टेंस पे जाते हैं 5 मीटर, कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर, ऑरिजिन से हम थोड़ा आगे गए तो +5 लिखा, -5 किधर होगा थोड़ा बताना? लेफ्ट में। क्या डिस्टेंस सेम रहेगा? आंसर है हाँ, डिस्टेंस सेम रहेगा, बट तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, 5 और -5 में? हाँ सही है, डायरेक्शन का। तो देखो एक +5 है, उसी का जस्ट यहाँ पे एक सिमिलर टर्म हमने लिखा है -5। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट उल्टा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट उल्टा है, तो इसको +5 बोल दिया और इसको -5 बोल दिया। वैसे ही अगर यहाँ पे एक वेक्टर A है, एक वेक्टर A है और उसका मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा, सपोज 10 मीटर का है, वेक्टर है 10 मीटर का है, अगर जस्ट उल्टा यहाँ पे ये सपोज A का मैग्नीट्यूड जो है ना 10 मीटर है, यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है और डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो A लिखेंगे कि -A लिखेंगे? माइनस। देखो फिर से देखो, A लिखेंगे कि -A लिखेंगे? माइनस। आंसर है -A ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जस्ट क्या है, उल्टा है। तो क्या ये वेक्टर A का ही नेगेटिव वेक्टर है? यस सर। तो हो गया ना नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे? the vector which direction is exactly opposite to other vector, the vector which direction, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए,
कंपलसरी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू प्रीवियस वेक्टर। इसका मतलब एट दैट टाइम दिस वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ प्रीवियस वेक्टर। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस से छोड़ दो, ये वेक्टर ए है और यहाँ पे सपोज बी का मैग्नीट्यूड 10 है, तो वेक्टर बी ही क्या है, माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए के इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन क्या है, उल्टा। सो नेगेटिव वेक्टर जब भी बात आएगी तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, सिर्फ डायरेक्शन क्या रहेगा, उल्टा। यहां पे इसको याद रखना, +5 और -5 में कितना डिफरेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। +5 उधर होता है, -5 इधर होता है। अगर +5 y एक्सिस के अलॉन्ग भी देखते हैं तो प्लस अगर 5 ऊपर होता है तो -5 किधर होता है, नीचे होता है। सिर्फ किसका डायरेक्शन है, किसका डिफरेंस है, तो डायरेक्शन का। सो नेगेटिव वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ बोलो। सर अगर x एक्सिस में होता है दूसरा y एक्सिस में होता है पर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो क्या होता है? बच्चा ऐसे करोगे, ऐसा करोगे, वो जस्ट मैंने बताया ये y एक्सिस है तो उसका नेगेटिव ये है। अभी एक x एक्सिस पे है दूसरा y एक्सिस में है, तो हम सिर्फ बोल सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। कोई भी वो वेक्टर नहीं बोल रहे हैं, सब अलग अलग वेक्टर होंगे, ठीक है। यस सर। उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, वो उधर है वो इधर है। ये +5 का -5 इससे रिलेट किया है और ये +5 का -5 इससे रिलेट किया है, ठीक है। सो अब ये बताओ एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस है, जल्दी। सर पैरेलल में मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता। हाँ, एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, सबसे पहले चीज। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, डायरेक्शन जस्ट क्या होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए। डायरेक्शन जस्ट उसका उल्टा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। सो अगर ये वेक्टर ए है, सिर्फ डायरेक्शन के मुंडी को अलग कर दो, एक वेक्टर ए है मुंडी को अलग कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस है। एग्जांपल, यहां पे वेक्टर एफ है, ये वेक्टर एफ है, किसी ने बोला माइनस एफ बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे माइनस एफ, बोलो। तो उल्टा कर दो, तो सेम सेम बना दो और डायरेक्शन क्या कर दो, उल्टा हो गया, तो ये माइनस एफ हो गया। इसका मतलब माइनस एफ इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ एफ। माइनस एफ इज नेगेटिव वेक्टर, किसका भाई नेगेटिव वेक्टर है, तो वेक्टर एफ का। सिंपल, आया कि नहीं आया, पक्का, गड़बड़ नहीं करना। नेगेटिव वेक्टर और तो हाँ, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या डिफरेंस है, पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बट इक्वल वेक्टर में दोनों सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस है, एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा होगा। नेगेटिव वेक्टर में क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, ठीक है बच्चे। हाँ, सो नंबर 4 हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, तो थोड़ा थोड़ा देखना, थोड़ा एकदम नया नया चीजें आएगा। अब तक तो लगा कि ठीक है, अब तक तो नाम से ही काम चल रहा था। अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के क्लास में मेरे से किसी ने पूछा था कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड को तो समझ में आता था, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पे, बोलो जल्दी। यूनिट मतलब फिर से बोलो, किसी भी चीज की यूनिट लगाते हैं ना मैग्नीट्यूड के बाद। अच्छा ऐसा, मतलब केजी, मीटर, ऐसा है, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पे वो वाला यूनिट नहीं है, वो वाला यूनिट पता चलता है नाम से कि वैसा ही है, स्मॉलेस्ट मेजर बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली बच्ची ये जो यूनिट लिया गया है ना, ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट तो है लेकिन एग्जैक्टली यूनिटी वर्ड से लिया गया है। यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता, सबको पता है ना एकता। यस सर। कोई एकता नहीं है ना इधर, यस सर। हाँ तो एकता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यूनिटी, यहाँ पे यूनिट जो है यूनिटी वाले वर्ड से लिया गया है और वो सबसे छोटा जो यूनिटी की बात करते हैं
तो यूनिटी मतलब होता है एकता, एकता मतलब एक की बात की जाती है। सो उसी यूनिटी से यूनिट लिया गया है, जो वेक्टर का स्मॉलेस्ट डिवीजन बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1, जिसकी वैल्यू होती है 1। मतलब सिंपल सुनना, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। सुनो ध्यान से मैं कर क्या रहा हूं। वेक्टर का हम अब तक देख रहे हैं कि वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है, वो वेक्टर बन जाता है। ऐसा ही होता है ना बच्चे? यस सर। हाँ, अब सोचो यस सर। डिस्टेंस 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर किसी ने बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 5 मीटर है, तो इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड तो 5 हो गया, साथ में किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? डायरेक्शन से। अब ये बताओ कि अगर तुम डायरेक्शन में जिस चीज से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई कुछ भी एबीसीडी डी सेट कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अभी तक डायरेक्शन का सिंबल मैंने नहीं सिखाया था, अभी तक मैग्नीट्यूड का सिंबल बताया था। ए बी सी डी जो भी लिखते हो वो सब मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। तो सोचो अगर डायरेक्शन मतलब कुछ तो वेक्टर ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर डायरेक्शन के लिए हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्टेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऐसे हाँ कैसे बोल दिए? अरे 5 अगर मीटर हमने डिस्प्लेसमेंट बोला, अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, इसका मतलब डायरेक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये 5 चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो 5 है तो 5 ही होना चाहिए। मतलब डायरेक्शन के लिए हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना था, कुछ ऐसा सिंबल ढूंढना था जो मल्टीप्लाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू को चेंज ना करे, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। इसका मतलब कुछ भी हो, यहां पे जो भी तुम मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। जो भी वैल्यू यहां मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए? 1। अगर यहां 5 है और हम चाहते हैं कि ओवरऑल उसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5 ही हो, इसका मतलब तुमको जिससे भी मल्टीप्लाई करना है उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तभी उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 5, अदरवाइज कभी भी उसकी वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। इतना पता चला? सो हमने सोचा कि ठीक है वेक्टर तो हम कर ही रहे हैं, बट एक ऐसा हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो सिंबल बनाना था ना। तो उसी जो सिंबल बनाया गया ना उसका नाम रख दिया गया यूनिट वेक्टर। उसी सिंबल का नाम रख दिया गया यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट का मतलब यहां एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यूनिटी से लिया गया है। तो यहां यूनिट वो मीटर पर सेकंड वाला यूनिट नहीं है, यहां पे यूनिट 1 को बता रहा है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसी वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फिर से, द वेक्टर whose magnitude is equal to 1 and used to represent only direction, used to represent only direction is called unit vector। बोलो बच्चे, कोई डाउट आ रहा है इसमें? नहीं सर। क्या बोला? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बच्चे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। किस लिए यूज करते हैं हम? हाँ, टू रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब ठीक है भाई, एक ऐसा है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जो कि डायरेक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन सिंबल भी तो बनाना था ना। तो हमारे पास वेक्टर का सिंबल था, ये एरो वेक्टर का सिंबल। मतलब किसी के ऊपर लग जाए ना, ए के ऊपर एरो लग गया, क्या रीड करेंगे बोलो? वेक्टर है। ए के ऊपर एरो लग गया तो क्या बोलेंगे? वेक्टर है। बी के ऊपर एरो लग गया तो वेक्टर बी। अब ये हो गया वेक्टर का, हमें वेक्टर नहीं चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर का सिंबल चाहिए। तो लोगों ने सोचा और क्या कर सकते हैं, तो लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, किसी को टोपी पहना देते हैं। ये ए को टोपी पहना दिया, बी को टोपी पहना दिया, ऐसा
ये सिंबल जो है टोपी जैसा है, इसको बोलते हैं कैप। हमारे फिजिक्स में इसको, वेक्टर में इसको बोलते हैं कैप। सो किसी के ऊपर कैप लगा दो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब ए बी सी डी ना लेते हुए मैं एन ले लेता हूं। एन एक यूनिवर्सल नंबर लिया जाता है। अब ए कैप भी लिख सकते थे, बी कैप, सी कैप, ये सब यूनिट वेक्टर के सिंबल है। पर ए बी सी लिखेंगे ना, ए लेंगे तो बी को पूरा लग जाएगा, बी को लेंगे तो सी को पूरा लग जाएगा। तो यूनिवर्सल नंबर क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं। इसीलिए क्या डाल दिया? एन कैप। इसीलिए बच्चे क्या डाल दिया यहाँ पे? एन कैप। इन शॉर्ट, अगर ए के ऊपर कैप लगा दिया तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए। ए के ऊपर कैप, तो ये किसका सिंबल है? तो ये सिंबल है यूनिट वेक्टर। तुमने किसके ऊपर लगाया है? तो ए के ऊपर। तो इसको कैसे रीड करेंगे? यूनिट वेक्टर ए। अगर बी के ऊपर कैप लगा दिया तो क्या रीड करेंगे? यूनिट वेक्टर बी। सी के ऊपर कैप लगा दिया तो क्या रीड करेंगे? यूनिट वेक्टर सी। अगर डी के ऊपर कैप लगा दिया तो क्या रीड करेंगे? यूनिट वेक्टर डी। आया कि नहीं आया? सर हाँ बोलो। सर ए कैप बी कैप इन सब की वैल्यू 1 ही होगी ना? हाँ, अगर कैप लग गया किसी के भी ऊपर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तुमको जो करना है करो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। उसका डायरेक्शन क्या है नहीं पता। उसका डायरेक्शन क्या होगा वो तुमको पता है, जो कर रहे हैं उसको पता है। कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर कैप लगा दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 100% कितना होगा? 1 ही होगा। पक्का पता चला? यस सर। हाँ, अब चेक करते हैं, थोड़ा और इसको और डिटेल में देखते हैं। ये एक सिंबल है, ऐसा कुछ बना है। दिस वन इज वेक्टर ए। देख, ऐसा ये देख चुके हैं ना हम, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ये हेड, ये टेल हो गया। इस पॉइंट को क्या बोल दिया था हमने? इसको बोला था टेल, और इसको क्या बोला था? हेड। और ये था पूरा वेक्टर ए। यहां तक देखे थे ना बच्चे हम? अच्छा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है वो किसको बताता है बच्चे? मैग्नीट्यूड को। वेरी गुड। यहां से यहां तक लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है। अब किसका मैग्नीट्यूड चाहिए देखो तो हमें? वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या तो ए चुपचाप लिख दो, और नहीं तो अगर वेक्टर ए लिखते हो तो क्या लगाना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? मैग्नीट्यूड हो गए। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन बताएगा? तो यूनिट वेक्टर। तो चेक करो, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था ना, वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर में होता क्या है? मैग्नीट्यूड में ही डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीट्यूड में ही डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? वेक्टर। तो चेक करो, वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखे बच्चे? ए। मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख दिया? ए। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही है, और इनटू डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ए के ऊपर क्या लगा दिया? कैप। यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। सो यूनिट वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। कैसे लिखा पता चला? ये कैसे लिखा पता चला? हाँ, कि वेक्टर ए इक्वल टू, हमें पता है वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड का सिंबल तो पता है, अभी ए लिखो या ऐसे मैग्नीट्यूड ये भी लिख सकते थे। इनटू किसका डायरेक्शन चाहिए? तो ए का डायरेक्शन चाहिए, तो एन कैप थोड़ी लिखेंगे, एन कैप तो ए का डायरेक्शन चाहिए तो ए के ऊपर कैप लगा दिया। अब ये डायरेक्शन, ये तुमको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग है। देखो ये डायरेक्शन तुमको दिख रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर है, ऐसे भी हो सकता था। देखो इधर ये वेक्टर है तो कैसे लिखते? तो कोई बात नहीं, उस टाइम में यहां से लेके यहां तक का जो मैग्नीट्यूड लेंथ होता उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मींस यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड हो जाता, तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते थे? तो a इंटू वेक्टर a इंटू यूनिट वेक्टर a, मतलब a इंटू a कैप, a इंटू a कैप। और वो a कैप का डायरेक्शन किधर है? तो इधर। वो a कैप का डायरेक्शन किधर है? इधर। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर। उसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। अगेन यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर a इक्वल टू हमने लिखा a इंटू a कैप। अगर a कैप की वैल्यू अगर तुमको कभी निकालनी पड़ी तो अगर फॉर्मेट अलग चाहिए तो वेक्टर यूनिट वेक्टर a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आया कि नहीं आया बच्चे? यस सर।
यस सर। सच में बताओ, ये कैसे, ये रट्टा नहीं मारना, ये याद रखना है कि ये वेक्टर इक्वल टू होता है क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर मतलब किसी भी का भी वेक्टर लिखना है, वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मतलब ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर और एग्जांपल एक ले लेते हैं बच्चे, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, तो कोई बात नहीं, वेक्टर बी है तो है, यहां से यहां तक क्या बताएगा, तो यहां से यहां तक बताएगा उसका मैग्नीट्यूड, सही है, और डायरेक्शन क्या बताएगा, बी कैप। सो वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, बी इनटू क्या लिख सकते हैं, बी कैप। आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ पक्का आया, किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, सो क्या पता चला, यूनिट वेक्टर, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, अच्छी बात है, a into 1 कितना रहेगा, a ही रहेगा, बट उसका डायरेक्शन बता के चला जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी देखेंगे आगे, बट उसका डायरेक्शन बताएगा, बट मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद नेट वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, हम वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वहां पे हमें वैल्यू से कोई लेना देना वहां पे नहीं है, इसीलिए वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो यूनिट वेक्टर फिट करना है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओनली एंड ओनली डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसको बनाया, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चे, रब करूं? यस हाँ सर। सर। यस सर। जल्दी जल्दी बोलो, और वापी में बाहर नहीं निकलना, सिलवासा का नहीं पता, वापी से बाहर नहीं निकलना, 4 बजे के बाद सब लॉकडाउन कर दिए हैं, बहुत सारे केस बढ़ गए हैं ना, तो इसके लिए 4 बजे के बाद सारी दुकानें, सारे शॉप्स वगैरह बंद रहेंगे, ठीक है? हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे। अब आते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, सही है, मतलब यूनिट वेक्टर तो है, बट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब कोई बताएगा बच्चे, बोलो जल्दी, कोई बोलेगा बच्चे ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? अरे हाँ या ना, क्या होता है, क्या होता है बोलो? नहीं आता। नहीं आता? ऐसे बोलोगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऑर्थो का मतलब होता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सिंपल। ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात कर रहे हैं तो पहला चीज माइंड में आना चाहिए कि जो भी वेक्टर्स होंगे सब आपस में 90 डिग्री पे होंगे। जब भी ऑर्थोगोनल की बात करते हैं तो हमारा पहला चीज ऑर्थोगोनल का माइंड में ये होना चाहिए कि वो सब परपेंडिकुलर है। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, क्या दोनों देखो तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल है। रूम का स्ट्रक्चर देखो तो एक बार फटाफट अपने जहां भी बैठे हो रूम में देखो तो कितने एक्सिस है, 3 है ना, 3 है, और तीनों आपस में कितना फॉर्म कर रहे हैं एंगल, 90, ऐसा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस, चेक करो तीनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, तो 90, पक्का ना। सो ऑर्थोगोनल का सबसे पहले माइंड में फिट किया हमने, वो यूनिट वेक्टर बाद में जान देते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब जो भी होंगे आपस में 90 डिग्री होंगे। तो अब 3 एक्सिस कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, 3 एक्सिस में डायरेक्ट तो बना नहीं सकता हूं क्योंकि हमारा बोर्ड 2D में है, तो 3D में बनाने के लिए मैं कुछ जुगाड़ यूज करता हूं। ये एक क्यूब बना देते हैं, सबने क्यूब देखा है ना, हाँ वेरी गुड। नहीं देखा है तो आजकल लूडो बहुत फेमस चल रहा है, देख लेना जाके वहां पे, ठीक है। सो देखो कितने एक्सिस दिख रहे हैं यहाँ पे, 3, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया बच्चे जेड एक्सिस। मतलब ये तीसरा वाला एक्सिस किधर आ रहा है, सामने आ रहा है। अब बाहर में आते हुए तो मैं दिखा नहीं सकता ना, इसीलिए इधर दिखाया। क्या बोला, पता चला? देख भी लो एक बार, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। देखो इधर ध्यान से, ये है अपना हाँ ये है अपना एक्स एक्सिस,
ये अपना y एक्सिस, और ये जो दिख रहा है ना अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं z एक्सिस। इसको बोलते हैं बच्चे z एक्सिस। अच्छा अब दिख रहा है, हाँ ये x एक्सिस, y एक्सिस, और ये जो जा रहा है जो थिकनेस है इसको बोलते हैं z एक्सिस। क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, बट इसमें ऐसे नहीं, बाहर नहीं दिखा सकते थे, अंदर नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए किधर दिखाया, साइड में। क्या देखो तीनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जल्दी। यस सर। हाँ सो तीनों के बीच का एंगल देखो, इनके बीच भी 90, इनके बीच भी 90 और इनके बीच भी 90, मतलब ये तीनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थोगोनल नाम को इसने जस्टिफाई कर दिया कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ठीक है 90 डिग्री हो गया। अब हुआ ये कि ठीक है भाई, एक्स यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है तो सोचो, ये देखना एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस है, किसके अलोंग, ये किसके अलोंग है, आंसर है किसी के अलोंग नहीं है, ये ना एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है, और ना ही जेड एक्सिस के अलोंग है, हाँ या ना। अरे 2D सिर्फ 2D में पहले देखो, ये देखो अगर ऐसे रहता तो एक्स एक्सिस, ऐसे रहता तो वाई एक्सिस, ऐसे रहता तो बताओ कोई एक्सिस है क्या, नहीं। ये ऐसे रहता तो हम बता सकते थे क्या, नहीं। ऐसे रहता तो नहीं, ऐसे रहता तो नहीं, ठीक है। अब लेकिन ध्यान से सुनो, अगर ऐसे रहता तो क्या पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब फिक्स है, मतलब फिक्स है किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर ऐसे रहता तो वाई एक्सिस के अलोंग, और अगर ऐसे रहता तो जेड एक्सिस के अलोंग है। मतलब तीन डायरेक्शन हमारा फिक्स था, बाकी का नहीं पता, लेकिन तीन डायरेक्शन फिक्स था। और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किस लिए करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किस लिए करते हैं, डायरेक्शन को बताने के लिए। और तीन डायरेक्शन हमारा फिक्स था, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस फिक्स। ये एक्स ही है, ये वाई है, और ये जो है ये सामने आ रहा है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसके लिए एक फिक्स्ड यूनिट वेक्टर बना दिया जाए, क्योंकि ये फिक्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस थोड़ी चेंज होता है। तो हमने सोचा कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर तो बनाया ही है, लेकिन तीन डायरेक्शन तो फिक्स ही है ना, तो तीन के लिए यूनिट वेक्टर भी फिक्स कर देते हैं। उसी यूनिट वेक्टर को बोला गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई बनाया गया, अब यूनिट वेक्टर है तो कैप डाल दिया। y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए j बनाया गया, जिसमें यूनिट वेक्टर है इसीलिए कैप डाल दिया, और z को रिप्रेजेंट करने के लिए k बनाया और कैप डाल दिया, तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। इट मींस i कैप, j कैप एंड k कैप are fixed which are used to represent x axis, y axis and z axis। अगेन एक चीज और पॉइंट है इसमें कि all three vectors are perpendicular to each other, that's why they are called orthogonal unit vector। एक बार फिर से बताता हूं, फिर तुमसे पूछता हूं। तीन एक्सिस फिक्स थे हमारे डेली लाइफ में, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस पर्टिकुलर थ्री एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हम एक डायरेक्शन बना ही डालें। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो साथ साथ में आईजे के, उनको आईजे के अच्छा लगा। अगर एबीसी लिया होता तो एबीसी हम सीखते। उन लोगों ने जिसने बनाया उनको आईजे के अच्छा लगा, तो उन लोगों ने आईजे के ले लिया। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप बना दिया, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए z कैप बना दिया, और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए k कैप बना दिया। इसका मतलब ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं और तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, which are used to represent specified directions of x axis, y axis and z axis। So I cap, j cap and k cap are called orthogonal unit vectors। किसी को डाउट है, अब बोलो जल्दी, अरे बोलो बच्चे।
कुछ भी डाउट है? सो यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या डिफरेंस रहेगा बोलो तो जल्दी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ परपेंडिकुलर रहेगा और एक्सिस के लिए वो रहेगा, हाँ, स्पेसिफिक देखो। रहेगा। डायरेक्शन स्पेसिफिक। हाँ स्पेसिफिक रहेगा। मतलब ऐसा है ना कि यूनिट वेक्टर मतलब बोले यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना जब भी, तो यूनिट वेक्टर मतलब एक चीज फिक्स होता है, मैग्नीट्यूड 1। डायरेक्शन हम नहीं बता पा रहे हैं। देखो यूनिट वेक्टर अगर ए कैप लिख दिया, ए कैप अगर लिख दिया तो नो डाउट ये यूनिट वेक्टर है, किसी का डायरेक्शन है। बट वो डायरेक्शन क्या है तुमको पता चला क्या? वो डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है? हाँ या ना? नहीं पता चला। लेकिन अगर तुमने आई कैप लिख दिया, अगर तुमने आई कैप लिख दिया मतलब फिक्स, आई कैप वो जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है और किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो एक फिक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? एक्स एक्सिस को। अगर जे कैप लिख दिया तो फिक्स है, किसको बताएगा? वाई एक्सिस को। अगर के कैप लिख दिया तो वो फिक्स है, किसको बताएगा? जेड एक्सिस को। सो ये इंडिविजुअल, ये भी ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है और ये भी क्या है? ऑर्थोगोनल है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? यूनिट वेक्टर। आया कि नहीं आया? सर इसका मतलब ऑर्थोगोनल की भी वैल्यू बनी होगी। अरे जब यूनिट लग गया तो वन ही होगी ना, इसमें कहां सोचना है। वो तो तीन स्पेसिफाइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से नाम दे दिया गया, लेकिन यूनिट वेक्टर है तो यूनिट लग गया तो यूनिट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है? वन ही होने वाला है। उसमें कोई संशोधन हम नहीं कर सकते हैं, बाकी का कुछ भले चेंज हो, अगर यूनिट वेक्टर लग गया तो उसका मैग्नीट्यूड वन ही होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। सो पता चला कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स which are perpendicular to each other and used to represent a specified direction, used to represent specified directions like x axis, y axis and z axis। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। x axis को हमेशा i कैप रिप्रेजेंट करेगा, मतलब फिक्स है, x है तो i कैप ही है। ऐसा नहीं कि x के जगह j कैप लिख देंगे, x के जगह i कैप, y के जगह j कैप एंड z के जगह k कैप। ठीक है बच्चे? अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से देखते हैं। अभी तक तो ठीक है, थ्योरेटिकली देखा, अब थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। सो ये दोस्ती देखो इधर, ये है अपना एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया f इक्वल टू 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन है बच्चे? 5 न्यूटन। दिख रहा है क्या सबको? अब चलो मुझे लिखना है वेक्टर f की वैल्यू। किसकी वैल्यू लिखना है बच्चे? वेक्टर f की वैल्यू लिखना है। देखना मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो मैग्नीट्यूड लिख दिया 5। डायरेक्शन देखना किसके अलोंग है? x के अलोंग है। तो क्या लिखेंगे बोलो? i कैप। तो हो गया ना 5 i कैप। क्या लिख दिया? 5 i कैप और ब्रैकेट में वो यूनिट डाल दो, न्यूटन। वो तो यूनिट तो ठीक है, यूनिट का साइड में कर दो, न्यूटन डाल दिया। तो देखो कैसे यूज किया, पता चला आई कैप का। अब देखो डायरेक्शन क्या हुआ? 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू 5 ही है, वैल्यू कितनी है? 5 ही है, लेकिन डायरेक्शन बता के गया कि नहीं गया? जैसे आई कैप दिखा तुरंत स्ट्राइक हुआ, अच्छा जैसे आई कैप है तो मतलब प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तभी आई कैप लिखे हैं। ठीक है बच्चे? एक और एग्जांपल, ये है अपना वेक्टर x ले लिया, x की वैल्यू है सपोज 3 मीटर ले लिया। चलो वेक्टर x हो गया, लिखेंगे बोलो? -3 i कैप। हाँ तो एग्जैक्टली लिखेंगे 3 into माइनस आई कैप, ऐसे ही ना? सो कितना हो जाएगा? -3 आई कैप। माइनस जहां पे लगा इसका मतलब वो उधर नहीं है, वो क्या है? उल्टा है। आई कैप रहता तो इधर होता, माइनस आई कैप है, इसका मतलब क्या है? वो अपोजिट है। ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ले लिया d फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। बताओ वेक्टर d क्या लिखें? बोलो। जे कैप की के कैप? सही देखो अच्छे से, पक्का? हाँ सो 10 into जे कैप। देखो पहले तो पता भी नहीं चल रहा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिर भी देखो आप यूज करना सीख गए ना। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है सिर्फ।
वेक्टर इक्वल टू सीधा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन देखा किधर है, ऊपर है, ऊपर को कौन बताता है, तो y है मतलब j कैप, तो 10 into j कैप और ब्रैकेट में क्या डाल दिया उसका यूनिट मीटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे फटाफट, ये है फोर्स ही ले लेते हैं, फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। बताओ वेक्टर f इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3 j कैप। अब क्या -3 j कैप ये बता रहा है कि छोटा है, क्या -3 j कैप ये बता रहा है वैल्यू छोटा है या डायरेक्शन है, डायरेक्शन। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर पूछा किसी ने कि फोर्स की वैल्यू ना, दो फोर्स दिया है, बच्चे सुनना ध्यान से, दो फोर्स, एक F1 दिया है 5i कैप, क्या दिया है 5i कैप, और दूसरा दिया है F2 की वैल्यू दिया है -5i कैप। दोनों में बड़ा कौन है, बोलो F1 बड़ा है कि एक F1 है, दूसरा F2। हाँ क्या बोला, पता चला बच्चे लोग, सही बताया तुम लोग, दोनों के दोनों। ध्यान से सुनो, अभी से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ये सब जो है ना ऐसे क्वेश्चन से एक बार आ गया था गुजरात बोर्ड का, आई थिंक 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले पेपर हुआ था, जिसमें फोर्स का 4 ऑप्शन दिया हुआ था। एक फोर्स की वैल्यू गिवन थी, आंसर आ रहा था 10, ऑप्शन में 4 थे, एक 10 था, एक -10 था और एक कुछ 5 वगैरह कुछ था। देखो 4 ऑप्शन था, एक था 10 न्यूटन, एक था -10 न्यूटन, एक था 5 न्यूटन और ऑप्शन डी जो था वो कुछ -5 न्यूटन था। और एग्जैक्टली पता है उस फोर्स की वैल्यू -10 न्यूटन आई थी। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के साथ हमने देखा था ना, तो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू आई थी -10 न्यूटन। तो बताओ आंसर कौन सा टिक करना चाहिए था, बोलो आंसर क्या लिखना था, फोर्स की वैल्यू अगर -10 न्यूटन थी तो ऑप्शन कौन सा लिखना था, ए बी सी और डी, कौन सा, आंसर है ए। बहुत सारे लोगों ने -10 लिख के आए थे, बाद में बहुत मैटर चला, उनके अकॉर्डिंग गुजरात बोर्ड वाले जो थे वो आंसर -10 ही प्रेडिक्ट किए थे। वो जो आंसर की रिलीज किए थे उसमें उन्होंने बी को फाइनल किया था, सही है। उसी टाइम में फ्रांसिस की एक लड़की थी जिसका नाम था रितिका जहांगीर, वो फिजिक्स में उसी साल 100 आउट ऑफ 100 लाई थी और उसने फिजिक्स में ये ऑप्शन 10 किया था, क्योंकि मैंने सिखाया था उसको कि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। थोड़ा गड़बड़ मत करो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में डालो, याद करो मैग्नीट्यूड में क्या मॉड लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना, अरे हाँ बे क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड में मॉड मैंने बताया था, वो तो अच्छे दिखने के लिए वो थोड़ा कंटाल आता है इसीलिए ये लिख देते हैं। एग्जैक्टली क्या है कि वेक्टर लिख के ऊपर में दोनों साइड मॉड लगता है, मैग्नीट्यूड तभी आता है। तो क्या मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो सकता है, आंसर है नहीं। तो देखो अगर आंसर लिखा होता -10 आई कैप तो सही था, अगर आंसर में डायरेक्शन मेंशन होता, देखो कहीं पे भी डायरेक्शन मेंशन है, हाँ या ना, नहीं, सिर्फ क्या मेंशन है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड मेंशन है। और क्या मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव हो सकता है, आंसर है नहीं हो सकता। देखो तुम दोनों ने कैसे इस दो F1 और F2 को देख के तुरंत बोल दिया दोनों सेम है। क्यों सेम बोला, क्योंकि यहाँ पे तुमने +5 और -5 नहीं देखा, तुमने सिर्फ 5 देखा। ध्यान से सुनो, तुमने यहाँ पे +5 -5 नहीं, तुमने सिर्फ 5 देखा और तुमने आई कैप और -i कैप देखा, मतलब डायरेक्शन तुम अलग कर रहे हो और मैग्नीट्यूड देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड दोनों का 5 ही है। रियल लाइफ में 5 और -5 में 5 ही बड़ा होता है। ध्यान से सुनो, अगर 5 और -5 में पूछा कौन बड़ा है तो ऑफ कोर्स 5 बड़ा है, माइनस मतलब वो छोटा वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहां पे जब तुमने देखा तब तुमने बोला कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सही है, सेम क्यों है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पे माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो -i कैप है, मतलब इधर नहीं है वो उधर है।
लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? तो आंसर है दोनों की वैल्यू सेम है। क्या बोला, पता चला कि नहीं पता चला? अरे हाँ, Yes, sir. सो एग्जैक्टली Yes, sir. उस रितिका ने ये टिक किया था, वो बहुत टेंशन में थी कि सर आंसर की ये रिलीज हुआ है कि ऑप्शन बी सही है। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने केस वगैरह किया, फिर फाइनली दोनों को राइट दिया गया। एग्जैक्टली आंसर ए ही होना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है और वहां पे माइनस है, इसका मतलब वो डायरेक्शन को सिर्फ बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये -3 कैप क्यों लिखा? देखो मैग्नीट्यूड तो 3 ही है, इस f का मैग्नीट्यूड 3 है, तुमने लिखा -3 कैप इसलिए लिखा है क्योंकि वो j माइनस में है, मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं है। ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का गड़बड़ नहीं करोगे ना कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं बोलना है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा रहेगा पॉजिटिव। अगर वहां नेगेटिव वगैरह आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा बच्चे? डायरेक्शन बताने के लिए यूज होगा। ठीक है? सो अगर पूछा कि F1 इक्वल टू 5i कैप और F2 इक्वल टू -5i कैप, दोनों में बड़ा कौन है? तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है ना, आंसर है हाँ, देखा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है इट मींस दोनों का वैल्यू क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी। किसी को डाउट है क्या? नो सर। पक्का? यस सर। सो आगे बढ़ा जाए बच्चे। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, सो मैं रब करूं यस सर। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1, जिसको यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। ऑर्थोगोनल यूनिट बाद में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में 3 एक्सिस फिक्स थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। जैसे देखो यहाँ पे इसको, पेन को मैंने यहाँ पे देखो जोर से फेंका, कितने एक्सेलरेशन से गया बच्चे? अगर इसको जोर से फेंका कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? 10। अरे हाँ या ना? अरे सब बोलो। Yes, sir. नहीं समझ में आया। देखो ये मार्कर है, मैंने जोर से इसको फेंका, एज्यूम करो फेंका, फेंक नहीं रहा हूं, इसको जोर से फेंका। एक्सेलरेशन का नाम सुने थे ना 9th में? हाँ वेरी गुड। तो इसको जब फेंका तो मैं पूछा कितने एक्सेलरेशन से गया आगे? एक्सेलरेशन से ना तो सर ए आएगा ना, अभी पता हाँ तो नहीं है मैग्नीट्यूड हाँ वेरी गुड। कितने एक्सेलरेशन से गया हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है फोर्स पे मैंने कितना लगाया होगा, इसका मास कितना है, मैंने कितना फोर्स लगाया, तब एक्सेलरेशन पता चलेगा। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जी से, स्मॉल जी से। तो बच्चा देखो ए और जी में पता है क्या डिफरेंस था? दोनों के दोनों एक्सेलरेशन थे, दोनों के दोनों एक्सेलरेशन थे, बट ए को लिखने पे हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता चल रहा है, लेकिन जी को लिख दिया तो 100% फिक्स है मैग्नीट्यूड कितना होगा अर्थ पे? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उतना ही डिफरेंस ए कैप और आई कैप में है। ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है, ये दोनों के दोनों एक्सेलरेशन है बच्चे। ए फॉर एक्सेलरेशन, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ही ना। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब ए लिखते हो तो सिर्फ पता चलता है एक्सेलरेशन है, लेकिन जी लिखते हो ना तो पता चलता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता चलता है कि नीचे ही आ रहा होगा, मतलब वो हमेशा नीचे लगता है। तो जितना डिफरेंस ए और जी में है ना, उतना ही डिफरेंस यूनिट वेक्टर ए एंड आई के यूनिट वेक्टर आई में है, मतलब ए कैप और आई कैप में उतना ही डिफरेंस है। ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, बट इससे इसको लिखने से पता नहीं चला डायरेक्शन क्या है, लेकिन इसको लिखने से पता चला कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन फिक्स है, क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, पता चला कि नहीं पता चला? Yes, sir. हाँ यस सर, वेरी गुड। कितने समझदार तुम लोग होते जा रहे हो। अभी तक वेक्टर हार्ड लगा क्या? नो सर। नो सर। हाँ वेरी गुड। सो चलो आगे चलते हैं। अभी आते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हुए रिजल्टेंट वेक्टर।
रिजल्टेंट कौन सा नंबर हो गया था ये? 6 तक हो गया था क्या? सर अभी 6 चालू हुआ है सर। 6 चालू होगा ये? Yes, sir. हट 7 चालू होगा। 6 चालू। अरे 7 चालू होगा। 7. 7 पहले सीट पे मैं 7 है। हाँ 7 है। इसको बोलेंगे, एक और नया वेक्टर आया, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा ये बताओ, सीरीज पैरेलल 10th में याद है क्या? सीरीज और पैरेलल। हाँ सर याद है। हाँ, सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताना बच्चे। R equivalent is equals to R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश टू Rn, मतलब n नंबर है तो सबको ऐड कर देंगे, ऐसा ही था ना? हाँ सर। हाँ या ना? क्या इसी को हम R इक्विवेलेंट लिखते थे? हाँ या ना? हाँ, इसी को क्या लिखते थे? R इक्विवेलेंट। और ये R इक्विवेलेंट क्या हो रहा है बोलो? ये R इक्विवेलेंट एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो आंसर है सबका मिला के, सबका मिला के, मतलब सबका मिला के इतने सारे रेजिस्टेंस है, उसके जगह अकेले खड़ा कर दिया। देखो हम ही बाहुबली हैं, मतलब इतने सारे रेजिस्टेंस के जगह एक ही रेजिस्टेंस उठा के रख दिया गया, उसका नाम क्या रख दिया गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इट मींस ये इक्विवेलेंट है सबका मिला के, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जितने हैं उन सबका मिला के जो एक खड़ा हो जाएगा ना, बोलेगा हम ही बराबर है, हम ही टक्कर देने वाले हैं तुमको। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट वहां पे जब यूज करते थे ना 10th में, तो वहां पे बताया जाता था कि ये सबका मिला के एक, बोलते हैं ना सबका मालिक एक, वैसे ही सबका मिला के एक जो होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ या ना? यस सर। तो बस ना, वैसा ही रिजल्टेंट हो गया। मतलब यहाँ पे स्केलर फॉर्म में एडिशन किया है। अगर बहुत सारे वेक्टर हैं, बहुत सारे वेक्टर हैं, उनको मिला के अकेले एक को खड़ा कर दिया गया, उसी इक्विवेलेंट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ या ना? यस सर। थोड़ा और देखते हैं। ये एक मार्कर है और 4 लोगों को मैं लगाता हूँ, 4 लोगों को लगाता हूँ। कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है। बताओ ये 4 डायरेक्शन में जाएगा कि एक डायरेक्शन में जाएगा? पक्का ना? आप 4 लोगों की जगह 100 लोगों को ले लेते हैं और 100 लोग एक मार्कर पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं। बताओ 100 डायरेक्शन में जाएगा कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा? एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इट मींस 100 का मिला के एक ही फोर्स लग रहा है और वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा ही हुआ इसका मतलब? यस Yes, sir. हाँ, उसी को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। सिंपल, उसी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब सबका मिला के, जितने लोग तुम लोग यूज कर रहे हो सबको मिला के एक जो बन गया ना, वो एक जो कि सबको मिला के है, सबका इक्विवेलेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर्स। सो लेट देयर आर different number of vectors, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। सही है? ये बहुत सारे n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं which acts on a same point, जो कि एक सेम पॉइंट पे लग रहे हैं। तो होगा क्या कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सबका मिला के होगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस डैश डैश टू, जो भी होंगे वो सब आ जाएंगे। इन सब का मिला के एक जो वेक्टर बन जाएगा उसी का नाम क्या रखा जाएगा बच्चे? रिजल्टेंट वेक्टर। अभी जो सीरीज रेजिस्टेंस में उसका नाम R इक्विवेलेंट लिखते थे, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लिखते थे, वेक्टर में उसी का नाम क्या रख देते थे हम बच्चे? रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ या ना? Yes, sir. तो कैसे डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट, बोलो तो जल्दी से। वेक्टर obtained by adding all the given vectors. हाँ, the vector obtained by all the given vectors। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, चलेगा। By adding all the given vectors. सिंपल, हाँ चलेगा ये भी। But the vector which is equivalent to all the vectors, the vector which is equivalent to all the vectors is called, क्या बोलेंगे बच्चे? अरे बोलो। is called resultant vector। is called resultant vector। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चे?
जल्दी बोलो। Yes, sir. रिजल्टेंट का मतलब याद रखना सबका मिला के एक, सबका मिला के एक जो बच जाएगा उसी को बोलते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे दो लोगों को मैंने बोल दिया फोर्स लगाओ, एक F1 इक्वल टू 10 न्यूटन और ये F2 इक्वल टू 5 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी जल्दी बोलो। 15 ए मार खाओगे, गलत बात है। 5 Newton. 5 फोर्स, ये बताओ फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। वेरी गुड वेरी गुड। पहले F1 को लिखो, वेक्टर F1 ऐसा तो देखो तो A B C D लिखा है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिखा है? Factor plus factor. हाँ, तो याद रखना है कि अगर वो वेक्टर क्वांटिटी से ABCD नहीं ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C जो भी है वो वेक्टर के फॉर्म में ही लिख सकते हो। ये A प्लस ऐसा नहीं लिख सकते थे R इक्वल टू A प्लस B प्लस C, बहुत पकड़ के मारते हैं। अगर ऐसा लिख दोगे ना तो लोग बहुत पकड़ के मारेंगे। स्केलर नहीं कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, वेक्टर एडिशन कर रहे हो। तो वेक्टर सबका वेक्टर एडिशन का मिला के एक होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे एडिशन करेंगे, ध्यान से देखना। पहले हमें F1, वो तो बेचारा मैग्नीट्यूड दिया है, F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे वेक्टर में, बोलो जल्दी। 10 i कैप, तो 10 i कैप लिखेंगे। ऐसे क्यों कर रहे हो, इधर जा रहा है ना तो x के लॉन्गे। Yes, sir. Minus 5J. F2 की वैल्यू बताओ। Minus 5 J. हाँ। Minus 5J. ना बच्चे, i कैप x के लॉन्गे ना अभी भी। हाँ, ये 10 i कैप और ये -5 i कैप। माइनस क्यों? डायरेक्शन हाँ, अब देख बच्चे, कॉमन सेंस है, जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। जाएगा इसी डायरेक्शन में, कितने से, तो 5 न्यूटन से आगे जाएगा। यही हमने आप अभी तक सीखा है ना। हाँ, तो अभी कैसे करेंगे कि जो नेट फोर्स आएगा F नेट जो आएगा इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। यही F नेट क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का। क्या लिखेंगे, कोई प्लस माइनस नहीं, चुपचाप F1 प्लस F2 सबको ऐड करना है, कोई माइनस प्लस नहीं करना है। वेक्टर A प्लस जितने हैं सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पे दो है, एक F1 है दूसरा F2 है, तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। बताओ F1 की वैल्यू वेक्टर कितनी है, तो आंसर है 10 i कैप प्लस हम ऐड कर रहे हैं, प्लस हम ऐड कर रहे हैं -5 i कैप। तो बताओ कितना आ गया, तो आंसर आ गया 5 i कैप। 5 I cap. मैग्नीट्यूड कितना है देखो, 5। मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डायरेक्शन देखो किधर, i कैप। तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस था, जा तो उधर ही रहा था ना, तो बता दिया कि नहीं बता दिया वो। Yes, sir. सो इसी F नेट को क्या बोलते हैं हम, इसी F नेट को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। इसी को नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, इसी को रिजल्टेंट फोर्स हम बोलेंगे। सो रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, सबका मिला के जो एक होगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट फोर्स भी हो सकता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी हो सकता है। अब तुम कुछ जो कर रहे हो उसका रिजल्टेंट, मैंने तो सिर्फ रिजल्टेंट लिखा है। अब तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि तुम रिजल्टेंट फोर्स का देख रहे हो कि वेलोसिटी का कि डिस्प्लेसमेंट का कि एक्सेलरेशन का, जिसका भी तुम देखना चाहते हो उसका दिखेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. पक्का बाउंस नहीं जा रहा है ना अब तक? No, sir. हाँ, तो और थोड़ा आगे और 10 मिनट पढ़ाएं चलेगा ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो चलो थोड़ा सा और देखते हैं, और शायद 3-4 टाइप और बचे होंगे, देखते हैं, थोड़ा प्रेशर मैं डालूंगा तो पता चलेगा। सो अभी 7 हो गए, अब आते हैं 8th वाले पे। 8th वाला जो है हालांकि काम नहीं आता है, बट टीचर लोगों को अच्छा लगता है तो पूछ लेते हैं कभी कभी। नल वेक्टर, NULL, नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। नल मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, नल मतलब कुछ नहीं, वैसे ही जीरो, कुछ नहीं। जीरो मतलब कुछ नहीं। क्वेश्चन है कि नल और जीरो, नल बोलो तब भी जीरो पता चलता है कि कोई पूछता है, टीचर लोग जब उड़ाते हैं ना, कोई बच्चा एग्जाम में 0 मार्क्स लाता है तो उसको पूछते तुमको पता है कितना मार्क्स है, पता है कितने मार्क्स है, तो नल,
तुम्हारा नल पूरा का पूरा तुम नल हो गए हो, इसका मतलब तुम जीरो हो गए हो। तो क्वेश्चन ये है कि ठीक है, नल वेक्टर जो है देख के पता चल रहा है कि जीरो मींस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो। ऐसे ही नाम से यही पता चल रहा है ना, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. हाँ, सो नाम से ऐसे ही पता चल रहा है कि नल मतलब जीरो होता है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो। तो टेंशन ये है, जब जीरो है तो फिर लिख क्यों रहे हो, फिर वो तो जीरो ही कर देगा ना सब कुछ, तो इसको लिख क्यों रहे हो? ये इंपॉर्टेंस पहले ये देखना है कि नल वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। जब पता है जीरो है वो, तो जीरो को क्यों लिख रहे हो, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है ना, फिजिक्स के टर्म में किसी ने बोला कि मैं हूं, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं और देखो टिक टिक स्टार्ट हुआ, टिक टिक स्टार्ट हुआ, मैं ऐसे ही खड़ा, 5 मिनट के बाद मैं यहीं पे खड़ा हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ? जीरो। जीरो ना, न्यूटन नहीं मीटर, 0 मीटर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। अब सोचो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 बोल दिया तो देखो बुरा दिख रहा है ना वहां पे, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। और तुमने सिर्फ जीरो लिख दिया है, इसका मतलब जीरो में यहाँ पे कुछ भी वेक्टर की बात नहीं किया है, तो बुरा लगेगा ना डिस्प्लेसमेंट को, क्यों बोलेगा हाँ वेक्टर है तो मेरा वेक्टर जैसा थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ ना, अभी जीरो लिख दे तो थोड़ी पता चल रहा है कि क्या है। सो इसीलिए यहाँ पे जीरो वेक्टर का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था, इसको फील होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट को कि हम वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे जीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। इसका कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है, जीरो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन स्टिल लिखते क्यों है? अच्छा लगने के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। अब सोचो मैं यहीं पे रुका हूं, 5 मिनट के बाद किसी ने पूछा मेरी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। अब जब वेलोसिटी 0 लिखोगे ना तो वेलोसिटी को बुरा लगेगा, बोलेगा ना कि यार मैं तो वेक्टर क्वांटिटी हूं, तुम सिर्फ 0 लिख रहे हो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 0 के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है वो, जीरो वेक्टर। तो वेलोसिटी को अच्छा लगा कि देखो हम वेक्टर क्वांटिटी है, और तुमने वेक्टर ही क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब एक्सेलरेशन पे आते हैं, मैं यहां से ना दौड़ते दौड़ते कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं, बिल्कुल सीधा दौड़ते 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, एक्सेलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं। अरे गड़बड़ मत करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v - u / t। अब मैं सीधा दौड़ते हुए सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो क्या u और v सेम हो जाएंगे? हाँ, जब u v सेम हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो 0 लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना एक्सेलरेशन को, वो बोलेगा हम वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0 के ऊपर एरो, इसका मतलब 0 वेक्टर। तो एग्जैक्टली क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है 0 वेक्टर का, पता चला? हाँ सर। क्योंकि हम जब फिजिकल क्वांटिटी को मैकेनिक्स के टर्म में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को जब देखते हैं, तब 0 सिर्फ लिखोगे ना तो उसकी डिग्निटी को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उसको प्रॉपर्ली तुमने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए हम उसको वेक्टर में बने रहने के लिए एक्स्ट्रा से हमने इसी 0 के ऊपर एरो लगा के उसका नाम क्या रख दिया बच्चे, 0 वेक्टर। क्या बोला, पता चला? हाँ सर। पक्का पता चला ना? यस सर। सो 0 वेक्टर क्या पता चला, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, एंड जिसका कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, 0 वेक्टर। लगाया क्यों जाता है, तो सामने वाले जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको पर्टिकुलर वे में, अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, बाकी उससे कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब इसके कुछ रूल्स देख लो। वेक्टर a प्लस 0 वेक्टर क्या आएगा, बोलो, सोचो। तो वेक्टर है, सिंपल, वेक्टर a प्लस 0 वेक्टर है, वेक्टर a माइनस 0 वेक्टर बताओ क्या आएगा, तो वेक्टर है, लेकिन वेक्टर a इंटू 0 वेक्टर बताओ क्या आएगा, 0 वेक्टर। वेरी गुड, पक्का समझ में आ रहा है ना? Yes, sir.
आप सोचो यहाँ पे सपोज ए ले लेते हैं, नहीं लैम्डा ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, और इनको क्या कर दिया जीरो वेक्टर, बताओ क्या आएगा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। हाँ, तो उस टाइम में जीरो नहीं बोल सकते हैं, उस टाइम में क्या बोलना पड़ेगा वहां पे? जीरो वेक्टर, क्योंकि वो जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या बोला, पता चला बच्चे? यस सर। यस सर। सच में थोड़ा थोड़ा समझ में आया आज का लेक्चर? यस सर। हाँ, तो आज 8 ही रहने देते हैं, क्योंकि 12th वाले क्लास के लिए फिर मैं लेट हो जाता हूँ रोज, तो आज खत्म करते हैं, और कल भी मेरी क्लास रहने देते हैं, ठीक है? कल भी एक दिन और मैं लेता हूँ, चलेगा? बोलो बच्चे, ये केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ना है, तो इनकी रखते हैं, एक दिन और मैं ले लूँ क्या बच्चे? बोलो हाँ बच्चे, उसको बंद कर।